हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन ऑफ टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। मेरा नाम है तुलिका और मैं हूं आपकी यूजीसी नेट पेपर 1 की फैकल्टी। और आज एक महत्वपूर्ण सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं कि पीएचडी का जो इंटरव्यू होता है उसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जिन्हें आपने आंसर करना होता है टू सिक्योर योर पोजिशन इन एनी पीएचडी प्रोग्राम ऑफ अ स्टेट और सेंट्रल डीम्ड और एनी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी। आज के इस सेशन में हम सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज में होने वाले एंट्रेंस एग्जाम के बाद की जो प्रक्रिया है, जो कि इंटरव्यू की का प्रोसेस होता है, उसको इस सेशन में करेंगे डिस्कस। सारी ही क्वेरीज आपके आज के इस एक वीडियो में हो जाएंगी सॉल्व, तो इस सेशन को पूरा जरूर से देखिएगा। साथ ही साथ लर्नर्स, ये मेरी क्लासेस के टाइमिंग्स है जो कि यूट्यूब और टेक्स्ट बुक ऐप पे होती है। अगर आप भी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, जेआरएफ क्लियर करना चाहते हैं, तो हमारी इन क्लासेस को जरूर से अटेंड करें और इस सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। लर्नर्स, बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, इस बार जो हमारे रिजल्ट्स रहे वो अमेजिंगली वेल रहे। सो दिसंबर 2024 का जो एग्जाम जनवरी 2025 में हुआ था, वी हैव सिक्योर्ड एन ऑल इंडिया रैंक एज वेल इन मेनी सब्जेक्ट्स। सो लर्नर्स, अगर आप भी अपने आप को फीचर करना चाहते हैं इस वॉल ऑफ फेम में, तो हमारे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज जरूर से ज्वाइन करें। बैच 3.0 इज अबाउट टू स्टार्ट एंड मेक बेनिफिट ऑफ क्लियरिंग जेआरएफ। सो चलिए आज बात करते हैं कि जो आपका पीएचडी प्रोग्राम होता है उसके इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राइट, तो ये प्रक्रिया उन सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जिन्होंने पीएचडी ओनली कैटेगरी में अपना नेट एग्जाम क्लियर किया है, राइट, या आपने नेट क्लियर किया है। तो दोनों ही केसेस में आप पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन लेने के इच्छुक होंगे। सो कहाँ से ये सारे प्रोसेस बिगिन होता है? सो जनरली कोई भी यूनिवर्सिटी अपने लेवल पर एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करती है, और उसके बाद ये जो एंट्रेंस एग्जाम होता है ये रिटन फॉर्म का होता है, और उसके बाद आपको अपीयर होना पड़ता है इंटरव्यू में। तो अगर आपने पीएचडी ओनली कैटेगरी या नेट कैटेगरी में क्लियर किया है, तो आप इस एंट्रेंस या रिटन एग्जाम से एग्जेम्प्टेड हो जाते हैं और सीधे चले जाते हैं इंटरव्यू में। अब इंटरव्यू में जाने से पहले आपको एक चीज तो बहुत अच्छे से तैयार करनी होती है, वो होता है आपका प्रपोजल। कई जगह इसे प्रपोजल, कई जगह हम इसे सिनॉप्सिस भी कहते हैं। तो ये सिनॉप्सिस या प्रपोजल आपको लेके जाना होता है इंटरव्यू पैनल के सामने। आपकी जिस दिन की डेट होती है उस हिसाब से आपको बुलाया जाता है, एंड यू आर लेफ्ट विद द पैनल फॉर नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स। अब ये जो 10 से 15 मिनट का समय होता है, ये पैनल असेस करती है आपको आपके रिसर्च एप्टीट्यूड पे, आपके पेपर 2 में जो आपका एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है उसके ऊपर, और वही तय करता है कि आपका पीएचडी प्रोग्राम में सिलेक्शन होगा या नहीं। तो सबसे पहले कुछ चीजों का ध्यान रखना है आपको, अगर आप भी इंटरव्यू के लिए तैयार कर रहे हैं अपने आप को। आप लखनऊ यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, बीएचयू, इस तरह के जो एंट्रेंस के बाद इंटरव्यू पे बुलाया जाता है, तो कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले लर्नर्स ये समझ लीजिए कि जो पैनल होता है उसमें कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 5 लोग होते हैं। ये 3 से 5 लोग जो होते हैं, इसमें से एक तो होता है रिसर्च का एक्सपर्ट, एक होता है, 1 से 2 लोग कम से कम आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं, यानी आपका पेपर 2 जो भी है, इकोनॉमिक्स होंगे तो इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट होंगे, कई बार हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या डीन भी होते हैं। सो ये 3 से 5 लोगों का पैनल होता है जो आपका इंटरव्यू लेता है। सबसे पहला प्रश्न जो पूछा जाता है वो कहा जाता है कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। ठीक है, अब आपने अपना इंट्रोडक्शन तो आपका उनके पास रहता ही है, बट उसके बावजूद वो आपको कहते हैं इंट्रोड्यूस करने के लिए, और यहाँ पे कई बार बच्चे गलती करते हैं कि वो जेनरिक इंट्रोडक्शन देते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है, आप एक एकेडमिक पोजीशन के लिए जा रहे हैं, तो आपका इंट्रोडक्शन भी एकेडमिक ड्रिवन होना चाहिए। यानी अगर आपके किसी तरह के अचीवमेंट्स हैं इन द फील्ड ऑफ योर स्टडीज, उसे हाईलाइट करते हुए पहले से लेकर अभी तक की बात भी आप बता सकते हैं। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम प्रेजेंटली, अगर आप क्या करके आए हैं, और आप पीछे 10 तक जा सकते हैं। सो बेसिकली आपको शॉर्ट में अपने एकेडमिक अचीवमेंट को बताना होता है पैनल के सामने। बाय दैट टाइम वो आपके सिनॉप्सिस या प्रपोजल पे एक नजर डाल चुके होते हैं और उन्हें समझ आ जाता है कि आपने कौन सा टॉपिक लिया है फॉर योर रिसर्च का प्रपोजल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो निकल के आता है वो ये होता है कि आपने इस टॉपिक पर ही रिसर्च का प्रपोजल बनाना क्यों समझा जरूरी।
सो आपको एक सॉलिड आंसर चाहिए इसके लिए. दैट मीन्स यू नीड टू स्टैब्लिश द रैशनल बिहाइंड योर स्टडीज. आप ये स्टडी ही क्यों करना चाहते हैं, इसके पीछे आपका क्या इंटरेस्ट है, इस तरह के बातों को आप पहले ही तैयार करके रखेंगे ताकि वहां वो बहुत नेचुरल वे में आप बता सके कि भाई आपका इंटरेस्ट है, आपका इंक्लिनेशन है इस पर्टिकुलर फील्ड में और आप इस पे स्टडी करना चाहते हैं. Another a very important thing which comes out is objectives of your study. कई बार पैनल आपसे पूछेगा कि आपकी स्टडी का स्कोप क्या है, राइट? तो स्कोप का मतलब होता है, सीधी सीधी बात है, आपने अपने प्रपोजल में जो 1 2 3 ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं वही प्रैक्टिकली आपकी स्कोप ऑफ स्टडी रहता है. तो कोशिश कीजिए कि उसे शॉर्ट में जरूर से याद करके जाए ताकि आप जल्दी जल्दी अपना स्कोप बता सके. इससे ये पता चलेगा कि आपने ये जो प्रपोजल या सिनॉप्सिस बनाया है वो खुद से बनाया है और आपको इस टॉपिक के बारे में जानकारी है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज ऑफन सीन एंड क्रॉस चेक इज रेफरेंसेस. आप जब भी प्रपोजल या सिनॉप्सिस बनाए तो उसमें कम से कम 7 से 10 रेफरेंसेस जरूर डालें. उसको अप्रोप्रिएट प्रणाली यानी कि रेफरेंसिंग स्टाइल द्वारा उसे रेफरेंस इंटेक्स साइटेशन के माध्यम से उसमें इंफॉर्मेशन जरूर ऐड करें, क्योंकि कई बार रेफरेंसेस से भी पता चलता है कि आपने कितनी ऑथेंटिक स्टडी की है. तो बहुत ज्यादा रेफरेंस डालने की भी जरूरत नहीं है, आप उसमें 7 से 10 स्टडीज के रेफरेंस, रिलेटेड लिटरेचर के रेफरेंस जरूर से ऐड करें. Another important thing which comes out is in terms of your funding. बहुत सारी इंस्टीट्यूशन पूछती हैं आपसे कि आपकी इस रिसर्च में क्या आपको किसी फंडिंग की आवश्यकता है, किसी तरह के फेलोशिप की आवश्यकता है. जैसा कि हम जानते हैं कि अगर आपने JRF क्लियर किया है तो आपको UGC उसके लिए स्कॉलरशिप देता है, फेलोशिप देता है. बट बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अलग से फेलोशिप देती है अपने स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए. अगर वो फेलोशिप नहीं दे पाती हैं तो किसी तरह के फंड्स जैसे कि ICSSR की स्कॉलरशिप, NCERT की स्कॉलरशिप और इस तरह की जो एपेक्स बॉडीज की स्कॉलरशिप होती हैं उनका भी अरेंजमेंट कर देती हैं अगर आप उनके PhD प्रोग्राम में अपनी पोजीशन सिक्योर कर लेते हैं. सो कभी भी ऐसा अगर पूछा जाए तो आपको हमेशा इस तरह के ऑप्शन के लिए ओपन रहना है, बिकॉज जैसा कि आप जानते हैं हायर एजुकेशन के केस में आपको फाइनेंशियल सपोर्ट अगर मिल जाता है तो ये आपकी स्टडी के लिए भी बहुत कन्वीनियंट हो जाता है. साथ साथ आपको प्लेजियारिज्म से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत होनी चाहिए. ज्यादातर जो रिसर्च से रिलेटेड टॉपिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके सिनॉप्सिस के ही इर्द गिर्द होते हैं. जैसे कि पूछा जा सकता है कि आप इस स्टडी में किस तरह की मेथोडोलॉजी यूज करेंगे, आपका जो सैंपल का चयन होगा वो किस तरह से होगा, आप प्रोबेबिलिटी पे जाएंगे तो क्यों जाएंगे, नॉन प्रोबेबिलिटी पे जाएंगे तो क्यों जाएंगे. सो बेसिकली ये सारी बातें आपके थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स के से रिलेटेड होती है. तो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग अगर आपको रिसर्च की है और अपने सब्जेक्ट के बारे में अगर आपको ज्ञान है तो आप कोई भी इंटरव्यू जो इस लेवल का होगा PhD प्रोग्राम का उसको आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं, राइट? सो जब भी आने वाले समय में अगर आपका PhD का इंटरव्यू होने जा रहा है तो आपका जो पूरा पूरा फोकस रहना चाहिए वो रहना चाहिए सबसे अच्छा, तो आपने सबसे पहले एक सिनॉप्सिस तैयार कर लेना है. सिनॉप्सिस से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपने समझ लेने हैं कि क्या क्या वहां क्वेश्चन संभवतः बन सकते हैं. अपना एक अच्छा एकेडमिक इंट्रोडक्शन रेडी कर लेना है और साथ साथ why you will be the right candidate for this. That means आपके जो भी अचीवमेंट्स हैं उनको जरा ध्यान से आपने पोर्ट्रे करनी है सो दैट जो पैनल है वो डिसाइड करे कि यस यू आर अ राइट कैंडिडेट फॉर देयर यूनिवर्सिटी एंड दे कैन टेक यू इन. सो इन कुछ बातों का ध्यान रखिए अगर आप भी आने वाले समय में PhD के इंटरव्यू को फेस करना चाह रहे हैं. लर्नर्स, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है फॉर ऑल इंपॉर्टेंट अपडेट्स विथ रिगार्ड्स टू UGC NET एंड PhD रिलेटेड एग्जाम्स. डू ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप. एंड अगर आप भी JRF क्लियर करके फेलोशिप लेके PhD करना चाहते हैं और इस वॉल में फीचर करना चाहते हैं, so do join our foundation batch 3.0 which prepares you for June 2025 exams. Right? So I hope this information provided to you was insightful. Don't forget to like, share and subscribe. अगर और कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में रह गया है तो उसे कमेंट्स में जरूर पूछेगा. I'll try to cover it in the upcoming session. सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा. I'll see you in the next class. Bye bye.